हाय दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है खैरियत से होंगे। तो हम लाए एक न्यू ड्रामे की एक्सप्लेनेशन जिसका नाम है बोन एपेटी योर मैजेस्टी। तो हम ड्रामा स्टार्ट करते हैं। शुरुआत में दिखाया जाता है कि एक बादशाह का दरबार लगा है। वहाँ पे एक लड़की को बांध के लाया जाता है जिसका नाम योंग है और सब उसे डाइन डाइन बुलाते हैं। कुछ मंत्री वहाँ खड़े होते हैं जो कि बादशाह को कहते हैं कि आप इसे फांसी की सज़ा दें, इसे आपने रखा क्यों है। और फिर हमें एक बादशाह दिखाया जाता है जो कि उस ज़माने का बहुत ही ज़ालिम बादशाह था जिसका नाम किंग ली था। यहाँ दिखाते हैं कि उस लड़की को जो कि बिल्कुल डाइन नहीं लग रही होती। बादशाह कहता है रात को इस लड़की ने मुझे एक अजीब सा खाना बना के खिलाया और मुझे इसने अपने बस में करने की कोशिश की। मंत्री कहते हैं इस फिर तो आपको चाहिए कि आप इसे कड़ी से कड़ी सज़ा दें। बादशाह कहता है हाँ, मैंने इसके लिए सज़ा सोच ली। इसकी सज़ा ये होगी, अब ये सारी उम्र मेरे लिए खाना बनाएगी। और वो इसको हेड शेफ़ बनाता है जो कि सिर्फ एक बादशाह के लिए ही खाना बना सकती है। योंग जो कि इस दुनिया की भी नहीं होती, वो रोना शुरू हो जाती है। कहती है मैं क्या बनना चाहती थी और मैं कहाँ फंस गई। मंत्री लोग बातें करते हैं कि बादशाह इसका साथ क्यों दे रहे हैं। और वो दिखाते हैं कि योंग अपना फ्लैशबैक सोचती है। यहाँ दिखाते हैं कि सीन 2025 में चला जाता है जहाँ पे एक कंपटीशन हो रहा होता है और योंग को एक शेफ़ दिखाया जाता है जो कि बहुत ही सीनियर होती है। और कंपटीशन में उसका स्टॉक जो कि एक चूल्हा है वो ख़राब हो जाता है और फिर वो एक पुराने तरीके से सूखी घास को जला के उस पर अपना मीट पकाती है जो कि रूल्स के ख़िलाफ़ होता है। वहाँ पे हेल्पर आके उसको बताता है कि ये रूल्स के ख़िलाफ़ है, यहाँ पे आप आग नहीं लगा सकती हैं। वो कहती है कि मुझे कंपटीशन जीतना है जो कि बहुत ज़रूरी है और स्माइल देके अपना काम शुरू कर देती है। फिर दिखाते हैं कि वो बहुत ही यूनिक तरीके से अपना मीट कुक करती है और जजेस सामने से ही उसे देख रहे होते हैं। और फिर दिखाते हैं कि बाकी सब भी अपने अपने डिशेस कंप्लीट कर चुके होते हैं। आखिरी 5 मिनट बचे होते हैं और सिर्फ शेफ़ योंग ही होती है जिसकी डिश अभी तक कंप्लीट नहीं हो रही होती है और वो आखिरी 4-5 सेकंड में ही अपनी डिश कंप्लीट करके बेल बजा देती है और इस तरह वो अपनी डिश टाइम पे कंप्लीट कर पाती है। दिखाते हैं कि जजेस बाकी सबकी डिशेस ट्राई कर रहे होते हैं और सबके ही डिशेस उनको पसंद आती हैं क्योंकि सभी बहुत ही हाई फाई शेफ़्स थे। टोटल 4 शेफ़्स होते हैं यहाँ पे और सबकी डिशेस अच्छी होती हैं। अब दिखाते हैं कि एक शेफ़ योंग की बारी आती है और कहते हैं अच्छा तो आप वही हैं जिसने रूल्स फॉलो नहीं किए, उनको ये उसकी डिश पसंद आती है। कहती है हाँ, कहती है मैंने ये बहुत ही ट्रेडिशनल तरीके से बनाया और ये किंग ली योन का फेवरेट मीट था और ये रॉयल पैलेस में बहुत ही फेमस था। कहते हैं कि आपको बहुत नॉलेज है इसकी। कहती है हाँ, मैंने किंग लियोंग के बारे में पढ़ा हुआ है। और फिर दिखाते हैं कि जजेस डिसाइड मीट चेक करते हैं और डिसाइड करते हैं और शेफ़ योंग को 3 स्टार शेफ़ बना देते हैं और उसको एक बड़ा चेक भी मिलता है और उसके बाद उसे एक होटल में जॉब भी मिल जाती है एज अ हेड शेफ़। वो बहुत खुश होती है। वो अपने ट्रॉफ़ी को देख रही होती है और फिर वो अपने डैड को कॉल करती है। उनको बताती है कि मैं कोरिया आ रही हूँ। उसको डैड उसको बताते हैं कि आज दिन को सूरज ग्रहण भी है। तो कहती है वाओ, ये तो मैं प्लेन से देखूंगी। और फिर उसके डैड उसे बताते हैं कि तुम्हें एक बुक भी लेके आनी है जो कि पब्लिशर ने सेंड कर दी होगी। और फिर उसे मेकअप करते हुए दिखाते हैं जो कि वो तैयार हो रही है। फिर नेक्स्ट सीन में दिखाते हैं कि उसे बुक मिल जाती है और बुक लेके वो अपनी फ़्लाइट में बैठती है। वहाँ पे उसे खाना सर्व किया जाता है। क्योंकि वो एक शेफ़ होती है इसलिए वो खाने को ध्यान से देख रही होती है। और दिखाते हैं कि साथ जो लड़का बैठा होता है वो भी विंडो से बाहर देख रहा होता है क्योंकि उसने भी सूरज ग्रहण को देखना होता है। और एकदम अनाउंसमेंट होती है कि सूरज का ग्रहण लग रहा है। तो आप सब अगर जो इंटरेस्टेड हैं और जो इस खूबसूरत नज़ारे को देखना चाहते हैं वो देख सकते हैं। और साथ जो उसके लड़का होता है वो एकदम खिड़की की तरफ झुकता है जिससे कॉफ़ी योंग पे गिर जाती है और उसकी सारी बुक और उसका बैग भी ख़राब हो जाता है। वो भाग के वॉशरूम में जाती है, वो अपने हाथ साफ़ करती है क्योंकि कॉफ़ी काफ़ी गर्म होती है। और उस बुक को भी देखती है जो उसकी डैड की होती है। वो नहीं चाहती होती है ख़राब हो, उसे खोल कर देखती है जिसका नाम मांगन रोक होता है। जिसके साथ एक की चेन भी होती है जो कि बहुत ही क्यूट होती है। वो बुक खोल कर देखती है कि कहीं उस अंदर से उसके पेजेस तो डैमेज नहीं हुए और वो उसे पता लगता है कि ये तो एक रेसिपी बुक है। और सब रेसिपीज़ को पढ़ रही होती है जो कि उसे काफ़ी अच्छी लगती हैं। और पढ़ते पढ़ते वो आखिरी पेज की तरफ जाती है और आखिरी पेज पे कुछ अजीब सी लाइन लिखी होती है कि जब भी मेरी प्यारी इस बुक को पढ़ेगी तो वो मेरे पास मेरी बाहों पर लौट आएगी। और जैसे वो ये आखिरी लाइंस पढ़ती है एकदम बुक्स के सारे अल्फ़ाबेट्स चमकने लगते हैं और देखते ही देखते
प्लेन के वॉशरूम के अंदर ही सारी चीज़ें उल्ट होना शुरू हो जाती हैं। वो दरवाज़ा बजाती है कि मुझे यहाँ से बाहर निकालो, लेकिन देखते ही देखते उस बुक्स के सारे अल्फ़ाबेट्स बुक से बाहर निकल आते हैं और उसको उठा के किसी और ही दुनिया में ले जाते हैं। उसको तो समझ नहीं आ रहा था क्या हुआ है, उसे लगता है शायद कुछ और हो गया। बाहर दिखाते हैं कि उसी टाइम सूरज को ग्रहण लगता है और एकदम वो एक जंगल में गिरती है जहाँ पे एक जाल बिछाया गया होता है जो यकीनन किसी जानवर के लिए होता है, लेकिन वो उसमें फंस जाती है और दिखाते हैं कि उस बुक के सारे अल्फ़ाबेट्स लाइट हो जाते हैं, यानी उसकी चमक ख़त्म हो जाती है। दूसरी तरफ दिखाते हैं कि बादशाह जो कि हिरन का शिकार कर रहे होते हैं, उनके साथ उनके सिपाही भी होते हैं और उनके जहन में इस टाइम अपनी माँ का ख़्याल चल रहा होता है। तो यहाँ हमें बताया जाता है कि बादशाह बचपन से ही बहुत ही डिप्रेस्ड रहे हैं। यहाँ दिखाते हैं उन्होंने हिरन का शिकार कर लिया है और उनके चेहरे पे भी कुछ होने लग जाता है और यहाँ पे वक्त का घंटा दिखाया जाता है जहाँ पे उनके पास टाइम नहीं होते, वो इसी तरह वक्त को देखते हैं। दूसरी तरफ दिखाया जाता है कि सब बैठे यहाँ पे भी सूरज ग्रहण लग रहा होता है और बादशाह की दादी दिखाई जाती हैं जो कहती हैं कि उनको आज नहीं जाना चाहिए था, आज का दिन सख्त है, लेकिन वो फिर भी चले गए हैं। और कहती है कि हाँ उन्हें आज नहीं जाना था, लेकिन वो किसी की बात नहीं सुनते, वो ज़िद करते हैं और इसलिए वो चले गए हैं। दूसरी तरफ एक सीन दिखाया जाता है, मंत्री जो कि बाहर बैठे हैं और सूरज ग्रहण का इंतज़ार कर रहे होते हैं और आपस में बात करें। उनमें प्रिंस भी होते हैं जो कि पुराने बादशाह के, जो कि किंग लियोन के बाप था, उन्हीं के रिश्तेदार होते हैं। यहाँ दिखाते हैं कि सब लोग उन्हें कहते हैं कि अब हमें घर चलना चाहिए, आप शिकार कर चुके हैं, सूरज को ग्रहण लगने वाला है। और एकदम वो देखते हैं कि सूरज को देखते देखते ग्रहण लग जाता है और एकदम दिन में रात का समा बन जाता है। दूसरे सीन में हमें दिखाया जाता है कि शेफ़ योंग को होश आता है। वो अपने मोबाइल में सिग्नल ढूंढ रही होती है, लेकिन उनकी कोई सिग्नल नहीं होता। वो एक जाल में फंसी होती है, वो वहाँ से निकल ही नहीं पा रही थी। एकदम से एक लोमड़ी नज़र आती है जो कि उसके पास ही घूम रही होती है और यही लोमड़ी बादशाह के पास से भी गुजरती है और वो उस लोमड़ी के पीछे भागना शुरू हो जाते हैं और भागते भागते वो शेफ़ योंग के जाले के पास पहुंच जाते हैं। वो कहते हैं तुम कौन हो, क्योंकि अभी सूरज को ग्रहण लगा होता है। सब लोगों ने बादशाह के जहन में ये बात डाली होती है कि जब सूरज को ग्रहण लगता है तो वहाँ डायनों की ताकतें, यानी शैतानी ताकतें बहुत बढ़ जाती हैं, इसलिए आपको कोई डायन भी मिल सकती है, आपको अकेले कहीं नहीं जाना चाहिए। उसके जहन में यही होता है। कहते हैं क्या तुम कोई डायन हो। उसके हुलिये से वो बहुत ही मुख्तलिफ लग रही होती है, वो यहाँ की नहीं लग रही होती है क्योंकि वो टाइम ट्रैवल करके पिछले ज़माने में आ गई होती है। दिखाते हैं कि सूरज ग्रहण ख़त्म हो जाता है, उसके हाथ में एक इलेक्ट्रिक शॉकर भी होता है। कहते हैं मैं तुम्हें करंट दूंगी, लेकिन बादशाह को तो वो एक पागल लगती है और एक डायन लगती है। उसके हाथ में अजीब चीज़ें होती हैं। कहता है कि हाँ ये डायन है। वो खुद सोच रहा होता है, वो उसे करंट देने के लिए उसके पास ही आती है, लेकिन वो तीर चला के उसकी सामान नीचे फेंक देता है। उसने आंखों में चश्मे भी लगाए होते हैं जो कि सूरज ग्रहण की वजह से, लेकिन बादशाह को ये चीज़ भी अजीब ही लगती है क्योंकि उसके लिए ये चीज़ भी नहीं होती है और उसको यकीन हो जाता है कि हाँ ये एक डायन है जो सूरज ग्रहण के वक्त यहाँ पे नाजिल हुई है। और वो अपने तीर से उसका सामान नीचे गिरा देता है, जो जिसमें उसकी बुक भी होती है, मांगुन रोक, जिसकी मदद से वो वापस भी जा सकती थी, लेकिन उसके तीर लगने की वजह से वो बुक जाके खाई में गिरती है। वो एकदम परेशान हो जाती है। वो कहती है कि तुम कौन हो। वो उसे बताता है कि मैं यहाँ का राजा हूँ। और शेफ़ योंग, जिसे अभी तक पता ही नहीं चला होता कि उसने टाइम ट्रैवल कर लिया, उसके लिए ये हैरानकुन बात होती है, इसलिए वो बहुत हैरान हो रही होती है। और यहाँ दिखाते हैं कि बादशाह के पास तीर भी ख़त्म हो गए हैं। और फिर दिखाते हैं कि वो शेफ़ योंग को अपनी तलवार से मारने ही लगा होता है कि पीछे से कोई तीर आके उसके कमर पे लगता है और वो दोनों ही एक साथ पहाड़ी से नीचे गिर जाते हैं। और नीचे क्योंकि एक नदी होती है, इसलिए वो नदी में गिरते हैं और डूबते ही बेहोश हो जाते हैं। और दिखाते हैं कि बादशाह के सिपाही वहाँ आ जाते हैं और कहते हैं कि बादशाह को ढूंढो, उनकी जान ख़तरे में है। और यहाँ दिखाते हैं कि शेफ़ योंग का बैग, जिसके मांगुन रोक थी, वो लटक रही है एक दरख्त के साथ। अगले सीन में दिखाते हैं कि शेफ़ योंग को होश आता है, लेकिन बादशाह अभी तक बेहोश होता है। कहते हैं वो ये यहाँ पे गिर गया और देखती है उसके कमर उसके सीने पे तीर लगा होता है। और फिर उसे याद आता है कि किस तरह हम ऊपर से गिरे थे और वो तीर को तोड़ देती है, लेकिन उसकी तीर अंदर से नहीं निकालती क्योंकि उसे पता होता है कि अगर वो तीर इस तरह निकालेगी तो यकीनन खून ज़्यादा बहने की वजह से उसकी मौत भी हो सकती है, इसलिए वो तीर नहीं निकालती और अपने ही कपड़ों से उसकी पट्टी कर देती है, सिर्फ उसकी जान बचाने की वजह से। और उसकी तलाशी भी लेती है और एकदम उससे होश आ जाता है और कहता है तुम क्या कर रहे हो। कहती है मैं तुम्हारी जान बचाने की कोशिश कर रही हूँ, लेकिन तुम तो मुझे ही गलत समझ रहे हो। कहते हैं कि दूर रहो मुझसे। और फिर अब उनके बीच में हाथापाई हो जाती है और उसे मारने की
कोशिश कर रही होती है, उसको बताती है कि मैं ब्लैक बेल्ट हूँ कराटे में, मेरे करीब मत आना। और फिर वो अपने चाकू को बिल्कुल ही डिफरेंट स्टाइल में घुमाती है, जो कि बादशाह के लिए बिल्कुल नहीं होता। और आपस में लड़ ही रहे होते हैं, क्योंकि वो जो चाकू होता है वो भी तो बादशाह का ही होता है। और डरते डरते आपस में एक दूसरे से टकरा जाते हैं, और बादशाह जो कि पहले ही ज़ख्मी था वो एकदम बेहोश हो जाता है। शेफ़ योंग उसको आप हाथ उसके बांध देती है और उसे खींच के अपने साथ ले जा रही होती है। जब उसे होश आता है तो वो कहता है कि तुमने मेरे हाथ कैसे बांध दिया, तुम जानती हो ना मैं क्यों ना। कहते हैं क्या तुम किसी सीरियल में हो, या कहीं तुम्हारे दिमाग पे असर तो नहीं पड़ गया, तुम ऐसी बातें क्यों कर रहे हो बहकी बहकी, कहीं तुम पागल तो नहीं होगे। दूसरी तरफ सीन महल का दिखाया जाता है, जहाँ पे एक लड़की दिखाई जाती है जो किसी बारे में, अपने फ्लैशबैक के बारे में सोच रही होती है, जो कि जेल में बंद होती है। और उसको प्रिंस ही छुड़वाता है, जो कि उससे शाही दासी बनाता है, यानी बादशाह की एक सेविका। और उससे उसकी ख़बरें लेता रहता है। सारे परेशान होते हैं कि बादशाह अभी तक वापस महल क्यों नहीं आए हैं, और दिखाते हैं कि प्रिंस भी उनके ख़िलाफ़ ही होता है। वो चाहता होता है कि वो प्रिंस बन जाए, लेकिन उसके लिए उसको बादशाह को भी तो अपने रास्ते से हटाना है। इस सीन में दिखाया जाता है कि बादशाह शेफ़ योंग को बार बार बताने की कोशिश कर रहा होता है कि मैं यहाँ का बादशाह हूँ, लेकिन वो बात ही नहीं सुन रही होती है। आगे जाकर दिखाते हैं कि शेफ़ योंग उसे अपने साथ लेके जा रही होती है ताकि किसी ऐसी जगह पहुँचे जहाँ पे सिग्नल्स आ जाएं, लेकिन अब तो उसके पास फ़ोन भी नहीं होता है। वो चलते चलते काफ़ी थक जाते हैं, और फिर वो एक जगह पे पहुँचते हैं जहाँ पे कुछ लाल निशान लगे होते हैं। कहते हैं कि ये हमारा इलाका है, जहाँ पे बादशाह कहता है ये हमारा इलाका है जहाँ मैं शिकार करने आता हूँ। वो कहती है ये मैंने नाम कहीं पढ़ा है। कहती है अच्छा अच्छा बादशाह योंगी। कहते हैं कौन बादशाह योंगी, मैं यहाँ के सब बादशाहों को जानता हूँ, कोई बादशाह योंगी नहीं था। कहती है अरे अरे तुम कैसे उसे जानोगे, वो तो बहुत ही पुराना बादशाह था, वो अभी की बात तो नहीं है, वही जो लड़कियों को अपना ग़ुलाम बनाता था और उसने सारे जगहों को खाली कर दिया। वो कहते हैं कि क्या मतलब है इस बात का। इधर दिखाते हैं उसे कुछ कपड़े नज़र आते हैं, वो कपड़े लेके अंदर चली जाती है। उसे आवाज़ें देता रहता है कि मुझे खोल के जाओ, लेकिन उसकी बात नहीं सुनती है। कपड़े पहन के वो बाहर आती है और बातें कर रहे होते हैं। वो कहते हैं कि वो एक ठरकी बादशाह था जो लड़कियों के पीछे पड़ा रहता था। एकदम शेफ़ योंग को अंदर से कोई आवाज़ आती है, और बादशाह को वहीं छोड़ के अंदर चली जाती है और देखती है कि अंदर एक लड़की होती है। वो कहती है तुमने मेरे कपड़े कैसे पहने, तो क्या तुम कोई चोर हो। वो कहती है कैसी बातें कर रही हो, और तुम यहाँ क्या कर रही हो, तुम्हारे पास कोई फ़ोन है। वो कहती है क्या मतलब कैसा फ़ोन। इससे उसे थोड़ा शक होता है कि मैं कहीं गलत जगह तो नहीं आ गई, कहीं मैंने कोई टाइम ट्रैवल तो नहीं कर लिया। वो कहती है यहाँ पास कोई मार्केट है, मुझे न्यू मोबाइल चाहिए। वो कहती है मार्केट वो क्या होता है, और फिर एकदम वो डर जाती है। कहती है ये कैसी बातें कर रही। कहती है ये इलाका सेफ़ नहीं है, यहाँ पे लड़कियों को उठा के ले जाते हैं बादशाह ली की खदमत में हाज़िर करने के लिए। और एकदम उसे याद आता है कि हाँ रास्ते में कुछ ऐसे ही बोर्ड लगे हुए थे। और वो बाहर आती है, कहती है अच्छा छोड़ो हम खाना बनाते हैं। और फिर वो उस लड़की के साथ वह चली जाती है और कुछ सामान देखती है जिसमें बहुत सारी खुश चीज़ें होती हैं, क्योंकि वो एक शेफ़ होती है तो उसे सब चीज़ें पसंद आ रही होती हैं। वो उसके लिए काफ़ी सारा सामान लेके आती है जिससे वो अच्छे से खाना बना सकती है। वो 2 अंडे, कुछ फूल जो कि सरसों के होते हैं, और भी बहुत सी चीज़ें लेके आती है। वो शेफ़ योंग देख रही होती है कि ऐसा क्या बनाया जाए, और फिर उसे याद आता है कि उसकी जेब में कुछ सामान है जो उसने प्लेन में अपने फूड में से निकाल के जेब में रख लिया था। वो जाके लेके आती है, और वो जौ के चावलों के साथ एक बहुत ही अच्छी रेसिपी बनाती है, जो कि देखने में ही बहुत ही मज़ेदार लग रही होती है। सारी चीज़ें फ्राई करने के बाद वो चावलों को उबाल के उसके अंदर डालती है और अपनी सॉस डालती है। वो लड़की उससे पूछती है ये क्या है, और फिर वो अंडे को पानी में ही हाफ़ फ्राई करके उसके ऊपर रखती है। वो कहती है कि देखो ये कितना अच्छा खाना है, इसको खाने का दिल कर रहा है, इसको तो सिर्फ देखने का दिल कर रहा है। और वो खाना उठा के बादशाह के पास ले जाती है। इसे वो खैर बादशाह तो समझती नहीं थी, जो कि सो चुका होता है। कहते हैं कि मेरा हाथ खोलो तब मैं खाऊंगा। कहते हैं नहीं तुम इसी तरह खाओ, बस मिक्स करके खिलाती हूँ। कहते हैं मैं नहीं खाऊंगा, पहले तुम खाओ, मैं चखे बगैर नहीं खा सकता। इतनी देर में वो लड़की वहाँ जाती है। वो कहती है कि ये कौन है। कहती है कोई नहीं छोड़ो भाई, ये इसका दिमाग ख़राब है, और उसके पास ही बैठ जाती है। वो कहती है तुम तो खाओ। कहती है ये मेरे से, मैं कम ओहदे वाली हूँ, मैं इनके सामने नहीं खा सकती। तो बादशाह कहता है कि शुक्र तुम्हें तो ओहदे का पता है। वो इस सब खाने को गौर से देख रहा होता है। कहती है ये तो सब्जियों वाले चावल ही हैं, इसमें क्या ख़ास है, लेकिन ये इतने लाल क्यों हैं। क्योंकि वो फ्यूचर से लाई हुई सॉस से बने होते हैं, लेकिन बादशाह को ये बात समझ नहीं आती है। वो योंग शेफ़ योंग को खाते हुए देखता है तो उसे भी खूब भूख लगती है। वो कहती है हाँ खाओ। वो उसके मुंह में एक नवाला डालती है। वो कहता है कि छोटा नवाला करके डालो, और फिर वो उसे छोटा नवाला देती है और वो खाता है। लेकिन क्योंकि इसमें चिली सॉस होती है जो कि यहाँ के दौर वालों के लिए जहर ही होती है, और इसलिए वो छींक खांसना शुरू हो जाता है। वो कहता है कि इसमें इतनी मिर्ची क्यों है। उसके साथ जो लड़की होती है वो भी ये चखती है, और वो कहती है ये तो बहुत ही तीखा है, इसमें ऐसा क्या डाला है। वो कहती है तुम दोनों को ही इतना नखरा करना है तो मत खाओ, मैं अकेले खा लूँगी। और वो कहती है नहीं नहीं मैं ये खा सकती हूँ। और फिर वो दोनों खा रही होती हैं, लेकिन बादशाह जो कि जिसको अब मिर्ची नहीं लग रही होती है और उसको वो जायका अच्छा लग रहा होता है, वो भी उन्हें देख रहा होता है। कहता है कि कुछ मुझे भी खिला दो। और फिर शेफ़ योंग उसे भी खिलाती है, और वो एक चम्मच उसके मुँह में डालती है,
और उसको एकदम अपनी माँ की याद आती है जो कि बचपन में ही फौत हो गई थी। वो एक ट्रॉमा में रहा था, वो एक ट्रॉमा चाइल्ड होता है जो कि बहुत ही डिप्रेस्ड होता है और एकदम उसकी आंखों से आंसू गिरना शुरू हो जाते हैं और उन दोनों को यही लगता है शायद उससे ज़्यादा मिर्ची लग रही है इसलिए उसकी आंखों में आंसू गिरते हैं। दूसरा सीन दिखाते हैं कि बादशाह के सिपाही नदी के पास बादशाह का सामान देखते हैं जिससे उन्हें पता चलता है कि तीर यहीं पे निकाला गया है और कुछ खून भी पड़ा होता है और वो बादशाह को ही ढूंढ रहे होते हैं। वो उससे पूछती है कि अब हम बर्तन धो लेते हैं और वो बर्तन धोने के लिए नदी के ही पास जाती हैं, लेकिन तब तक बादशाह के सिपाही वहाँ से गुजर चुके होते हैं और वहाँ बैठ के अपना सर धो रही होती है क्योंकि उसके बाल भी काफ़ी गंदे हो गए होते हैं। इधर दिखाते हैं कि बादशाह के सिपाही बादशाह को ढूंढ लेती हैं, उसे एक नई पोशाक देते हैं जो कि बादशाह का ड्रेस होता है, वो उसे पहनते हैं और उस घर को आग लगा देते हैं और वहाँ से निकल जाते हैं। और अब वो उस लड़की को भी ढूंढ रहे होते हैं जिसने उनके साथ ऐसी बदतमीज़ी करने की कोशिश की। यहाँ बैठी किंग शेफ़ योंग कुछ लोगों को वहाँ से गुजरते हुए देखती है, उनको आवाज़ देती है। उसको यही होता है कि इस तरह मैं उनको आवाज़ देके उनसे पूछ सकती हूँ कि हम ये किस जगह पे हैं, लेकिन वो लड़की उसे मना करती है कि तुम उन्हें आवाज़ मत दो, ये बादशाह के ही लोग हैं जो बादशाह के ही हुक्म पे यहाँ से जवान लड़कियों को उठा के ले जाते हैं। तो वो एकदम उसे झटके से देखती है, फिर उसको कुछ समझ आने लगता है कि हाँ मैंने टाइम ट्रैवल किया है और वो छुप रही होती है, लेकिन वो बादशाह के सिपाही जो कि उसे देख चुके होते हैं उसे पकड़ लेते हैं और कैद खाने में डाल देते हैं जहाँ पे और भी औरतें होती हैं। वो अब उसे कुछ समझ आ गया होता है। वो लड़की से बताती है कि आप बार बार ख़ुद को ये क्यों कह रही हैं कि आप यहाँ की नहीं हैं, आप कहाँ की हैं, आप किसी दूसरे मुल्क से आई हैं क्या? उसे कहती है कि नहीं मैं फ्यूचर से आई हूँ, मैं यहाँ की नहीं हूँ। और लोग उसे समझते हैं कि शायद इसका दिमाग ख़राब हो गया है और वो दरवाज़े पीटना शुरू हो जाती है और सब आके उससे गुस्सा करते हैं, कहते हैं दोबारा तुमने दरवाज़े पीटे तो हम तुम्हें अलग जगह पर बंद कर देंगे। इधर दिखाते हैं कि वो बैठी रो रही होती है कि किस तरह वो इतने फ्रांस की 3 स्टार शेफ़ बन गई थी और किस तरह वो यहाँ आ गई और एकदम से याद आता है कि मांगन लो कि वो आखिरी लाइन्स कि जब भी मेरा महबूब इसे पढ़ेगा वो मेरी बाहों में आ जाएगा। और फिर उसे याद आता है कि वो लड़का जो खुद को बादशाह कह रहा था क्या वो किंग योंगी है। और फिर उसे याद आता है हाँ वो सबसे ज़ालिम बादशाह रहा है अपने ज़माने का, उसी की डिश की वजह से ही तो वो अपना प्रोग्राम जीती थी। और फिर दिखाते हैं कि लड़कियों को सामने रखा जाता है और जो बादशाह के काबिल होती हैं यानी कम उम्र होती हैं उनको एक अलग खाने में बंद कर दिया जाता है। वो बताती है कि मैं 27 साल की हूँ, तो उसको कहा है तुम बहुत उम्र वाली हो इसलिए तुम अलग हो जाओ, तुम खाना बनाने में लड़कियों की मदद कर सकती हो। और इस तरह वो वहाँ से खाना बनाने के लिए बावर्ची खाने में चली जाती है और बताया जाता है कि वहाँ पे कुछ शाही मेहमान भी आ रहे हैं आज, तो तुम्हें उसके हिसाब से खाना बनाना है। इधर दिखाते हैं कि बादशाह को नदी के किनारे कुछ सामान मिलता है जो कि शेफ़ योंग का ही होता है। वो ये देख के पहचान जाता है और कहता है अच्छा तो मुर्गी खुद ही कैद में आ गई है। और फिर उसे पता होता है कि सारी लड़कियों को कहाँ लेके जाया जाए। इधर दिखाते हैं कि शेफ़ योंग किचन में आती है और उसे बहुत सारा सामान मिलता है जो कि बहुत ही ज़बरदस्त होता है। वो सब देख रही होती है और कुछ चीज़ें तो बहुत ही डिफरेंट सी होती हैं। ऑफ़ कोर्स नए ज़माने में फ्यूचर में तो बहुत सी चीज़ें एडवांस होती हैं, लेकिन अभी यहाँ पे चूल्हे कोयले और इसी चीज़ से काम चलाया जाता है। बहुत सारी चीज़ें तो यहाँ पे होती भी नहीं हैं, लेकिन उसका अल्टरनेट यहाँ ज़रूर होता है क्योंकि वो एक शेफ़ होती है। तो वो उनसे पूछती है आप लोग क्या बना रहे हैं? वो किसी को भी कुछ नहीं पता होता कि क्या बना रहे हैं। वो एकदम परेशान हो जाती है, कहती है हमें पता ही नहीं होगा तो हम सबकी हेल्प कैसे कर सकते हैं, हम यहाँ से कैसे निकलेंगे। और फिर दिखाते हैं कि वो आगे बताते हैं कि यहाँ पे एक बहुत ही मुअज़्ज़म मेहमान आ रहे हैं जिनको खाने पीने का बहुत ही शौक़ है, तो आपने बहुत ही अच्छी डिश बनानी है। वो पूछती है कि कौन आ रहे हैं और उनकी उम्र क्या है और वो करते क्या हैं, उनका पेशा क्या है। और वो कहता है कि हम तुम्हारे जवाब देने के लिए नहीं है और गुस्सा करके वहाँ से चला जाता है। तो शेफ़ योंग परेशान हो जाती है, जब तक उसे उसकी उम्र, उनका जायका, उनका पसंद नहीं पता चलेगी वो उनके पसंद का खाना कैसे बना सकती है। और यही पूछने के लिए हेड शेफ़ के पास जाती है और उनको कहती है कि आप मुझे बताएंगी नहीं कि कौन आ रहा है तो मैं कैसे कुछ बना सकती हूँ। तो वो फिर उसके बारे में उन्हें बताते हैं, कहते हैं जो आ रहे हैं वो बहुत ही ज़ालिम हैं और जो बादशाह के वालिद के मंत्री भी रहे हैं। वो कहती है अच्छा, तो उसे एकदम याद आ जाता है कि ये किसकी बात करें क्योंकि उसने हिस्ट्री को बहुत ही ध्यान से पढ़ा होता है। और फिर वो उनकी पसंद के हिसाब से कुछ खाना बनाना शुरू जाती है, लेकिन उसको कुछ मेन इंग्रेडिएंट्स मिल नहीं रहे होते हैं। लेकिन जिसके साथ लड़की होती है जिसकी नाक बहुत ही तेज़ होती है वो सूंघ के उसे बताती है कि यहाँ पे बहुत ही फ्रेश मीट पड़ा हुआ है। शेफ़ योंग उस मीट को देख के बहुत ही खुश होती है और कहती है कि तुमने मुझे अभी तक नाम भी नहीं बताया और तुम्हारी नाक तो बहुत ही कमाल है। तो वो बताती है कि मेरा नाम गिल गियम है। तो वो कहती हैं कि मुझे खाना बनाने का बहुत ही शौक़ है तो मैं आपकी हेल्प करूँगी और मैं आपके साथ ही रहूँगी। और वो उसे आप ही बुलाती है और शेफ़ योंग को भी वो बहुत ही पसंद आती है और वो उसे अपनी सहायक रख लेती है यानी कि असिस्टेंट गिल योंग।
और फिर दिखाते हैं कि उसको एकदम याद आता है कि गोश्त इतना सख्त है, उसे पकाने के लिए क्या करना चाहिए। तो उसे एकदम एक बुक जो कि मांगन रोक ही होती है, जिससे उसने हल्का फुल्का पढ़ा होता है, उसकी रेसिपी को फॉलो करती है। यहाँ देखा जाता है शाही सकी, जो कि बादशाह को किसी भी औरत के पास जाती है बर्दाश्त नहीं कर सकती है। उसे खबर मिलती है कि बादशाह अभी तक वापस नहीं आए हैं और ज़रूर कोई हादसा हुआ है। और यहाँ इस सीन में दिखाते हैं कि शेफ़ योंग एक बटर पेपर को लेके उस पे मीट रख के एक बहुत ही डिफरेंट स्टाइल में उसे बांध के पानी में डुबोते हैं। और सब उससे पूछे होते हैं कि ये क्या कर रही है, क्योंकि वहाँ पे कोई भी इतना एक्सपर्ट नहीं होता है खाने पीने के बारे में। वो देखते हैं कि पानी को गर्म करके उसका टेम्परेचर नॉर्मल करने के लिए, क्योंकि उनके पास कोई थर्मामीटर नहीं होता है, इसलिए वो अपना हाथ पानी में डाल देती है और उसका हाथ काफ़ी ज़्यादा जल भी जाता है। लेकिन वो टेम्परेचर को बिल्कुल इक्वल रखने के लिए, ताकि गोश्त ज़्यादा गले भी ना और ज़्यादा कच्चा भी ना रहे, बार बार अपना हाथ बीच में डाल के टेम्परेचर को नॉर्मल करती हूँ। और जब टेम्परेचर 58 और 53 के बीच में आता है, तो तब वो अपने मीट के क्यूब्स को बीच में डाल देती है और वो इंतज़ार करती है कि ये इसके पकने का। यहाँ दिखाते हैं कि जिन मेहमानों का इंतज़ार था वो आ चुके होते हैं और मीट भी लगभग पक चुका होता है। वो उसे बैग से रैप से निकाल के खोल कर देखती है और कट लगाती है, तो मीट अंदर तक पका होता है। उसकी खुशबू बहुत ही अच्छी होती है। गिल खुशबू को देख के कहती है ये तो बहुत ही अच्छा पका है और कितना मुलायम है, और खा के चेक करती है, और जो कि बहुत ही अच्छा होता है। फिर वो डिश को सर्व करने के लिए कुछ और चीज़ें रेडी करती है और खाना पेश कर मेहमान आते हैं, और जो कि बहुत ही नकचढ़े होते हैं, जो कि बादशाह के ही कुछ सिपाही होते हैं, लेकिन कुछ ऊंचे ओहदों पे होते हैं। और खाना सर्व किया जाता है, और जो खाने को देखते हैं जो कि मीट होता है, उसके साथ कुछ और ड्राई इंग्रेडिएंट्स भी रखे गए होते हैं। कहते हैं कि क्या बकवास खाना है, ये कोई खाना है, और वो चखे बगैर ही खाने को रिजेक्ट कर देते हैं। शेफ़ योंग जो कि बहुत ही खुश होती है, क्योंकि उसे यकीन होता है कि सबको उसका खाना बहुत ही पसंद आएगा, और उसने डील की होती है कि सबको खाना पसंद आता है तो सबको आज़ाद कर दो। लेकिन किसी को भी खाना पसंद नहीं आता, सिपाही आके उनको उठा के ले जाते हैं और उनको मेहमानों के सामने पेश करते हैं और कहते हैं कि ये किस तरह का बकवास खाना है, तुम लोग मेहमानों को इस तरह का खाना देते हो। कहते हैं कि आपको खाना क्यों पसंद नहीं आया। और फिर वो ध्यान से देखती है तो उसे समझ आता है कि इन्होंने तो खाना चखा ही नहीं है, और अगर ये ठंडा हो गया तो इसका स्वाद भी ख़त्म हो जाएगा। और वो उनको ध्यान से देख रही होती है कि उन्होंने खाना क्यों नहीं चखा, और उनको कहती है कि आप खाना चखें, जब तक आप खाना चखेंगे नहीं कैसे पता चलेगा। और जो होस्ट होता है वो खुद ही, जो कि काफ़ी एज का होता है, जिसके घर में ये दावत होती है, वो खुद खाना चखता है और उसको ये स्वाद बहुत ही डिफरेंट लगता है और उससे बहुत मज़ा आता है। और फिर वो मेहमानों को भी मजबूर करता है कि आप भी खाना चखें, और वो भी खाना चखते हैं। उनको भी ये स्वाद बहुत ही डिफरेंट लगता है, क्योंकि इसके अंदर सूंड और बहुत सारी कुछ चीज़ें को पीस के डाला गया था। लेकिन वो चखने के बाद भी उनके सामने यही बोलते हैं कि खाना अच्छा नहीं है। और शेफ़ योंग को भी समझ आ जाती है कि वो सिर्फ बादशाह की चमचागिरी करने के लिए हर चीज़ में ना करे जा रहे हैं। वो कहते हैं कि आप ऐसे कैसे कह सकते हैं, उसमें सब चीज़ें पूरी डाली गई हैं। अब यही सब हो रहा होता है कि एकदम पीछे से आवाज़ आती है कि बादशाह सलामत पधार रहे हैं। तो वो आके कहते हैं कि मैं खुद खाना चेक करूँगा, और उसको ये आवाज़ जानी पहचानी लगती है। तो शेफ़ योंग सर घुमा के देखती है, कहती है अब काश ये वो ना हो, लेकिन देखती है तो ये वही होता है जैसे उसने बहुत ही सताया होता है। फिर दिखाते हैं उसके सामने खाना पेश किया जाता है, और फिर शेफ़ योंग भी वहीं होती है, और उसको एकदम याद आता है कि ये तो वही बादशाह है ना, जिसका जो खाने पीने के लिए बहुत ही मशहूर था, जिसे खाना बहुत ही पसंद आता था, जिसके टेस्ट बड्स बहुत ही अच्छे थे। वो सब चीज़ों को चखता है और उससे बहुत ही डिफरेंट टेस्ट आता है, बिल्कुल उसी तरह जिस तरह उस झोंपड़े में उसने वो जो के चावल खाए थे उससे अच्छे लगे थे। वो कहते हैं कि इसका टेस्ट तो बिल्कुल ऐसा है जिससे मैंने कभी भी नहीं चखा है, तो इसमें ये चीज़ें कैसे डाली हैं। तो उन्हें बताती है और उससे समझ आ जाता है कि ये टेस्ट के मामले में बहुत ही गुड है, इसे सब जायके बहुत अच्छी तरह से समझ आते हैं। उससे बताती है कि किस तरह मैंने MSG बना के इसमें ये सारे मसाले पीस के छान के डाले हैं। और वो कहता है कि आपको ये खाना क्यों पसंद नहीं आया था, और वो उसकी चमचागिरी बादशाह की चमचागिरी करने के लिए कह देते हैं कि क्योंकि ये सब जायका आपके पसंद आपके ही काबिल है। और फिर इस तरह दिखाते हैं कि आगे आगे दिखाते हैं कि बादशाह उससे बताता है कि मैं तुम्हारी पोती को लेने आया हूँ। कहते हैं मेरी पोती बहुत छोटी है, वो महल में रहने के काबिल नहीं है, अभी आप ये सब ना करें। और दिखाते हैं कि शेफ़ योंग को दोबारा से कैदखाने में बंद कर दिया जाता है। बादशाह वहाँ खड़ा होता है और आसमान को देख रहा होता है, तो उसके पास एक मंत्री आता है जो कि उसका सहायक भी होता है, और उससे कुछ सवाल करता है। तो वो कहता है कि तुम्हें अब यहाँ पे इस तरह बात करने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ पे हम दोनों अकेले हैं। तो हमें पता चलता है कि ये दोनों बचपन के दोस्त ही होते हैं, और दोनों बैठे ड्रिंक कर रहे होते हैं। और दूसरी तरफ दिखाते हैं कि शेफ़ योंग को वहाँ से एक बंदा जो कि
होस्ट जो उन्हीं उन्हीं में से एक होता है जिसने वादा किया होता है कि वो उनको आज़ाद करेगा, अगर खाना अच्छा बना उनको आज़ाद कर देता है। शेफ़ योंग उस पहाड़ी पे पहुंचती है जहाँ उसका बैग गिरा होता है, वहाँ से लटक कर देख रही होती है तो एकदम उसका पाँव स्लिपता है, वो गिरने ही वाली होती है और गिल भी उसके साथ होती है। वो चीखें मारनी शुरू हो जाती है तो एकदम बादशाह वहाँ आता है तो उसे पकड़ लेता है, कहते हैं तुमने भागने की कोशिश कैसे की। और फिर दिखाते हैं उसे अपने साथ महल लेके जा रहा होता है। शाही सखी जो कि बादशाह की अभी तक की फेवरेट औरत होती है, उसे खबर मिलती है कि बादशाह एक लड़की को अपने साथ ला रहा है। उसे बस समझ आ जाती है कि मंत्री की पोती ही होगी और बाद में सब यहाँ दिखाते हैं कि वो वहाँ पहुँच चुकी होती है और सब लोग सब बच्चे उसे डायन डायन बोल रहे होते हैं क्योंकि वो सबको पता होता है कि ये सूरज ग्रहण के दिन यहाँ पे आई है। इधर दिखाते हैं कि शाही सखी आके बादशाह के गले लगती है और कहती है कि मैंने आपको बहुत याद किया। कहते हैं मैंने भी आपको बहुत किया। कहते हैं आए मैं आपको कुछ चीज़ दिखाता हूँ और फिर वो उसे खींच के उस तहखाने की तरफ लेके आता है और कहता है कि ये देखिए ये लड़की एक डायन है और ये मुझे सूरज ग्रहण के दिन मिली। और वो लड़की कहती है कि ऐसा मेरे वक्तों में तो कभी भी नहीं हुआ कि बादशाह सलामत खुद एक लड़की को साथ लाएँ। कहते हैं ये कोई आम लड़की नहीं है, ये बहुत ही ख़ास है क्योंकि एक डायन है। जो ये एपिसोड यहाँ कंप्लीट होती है। नेक्स्ट एपिसोड के लिए आप हमारे चैनल सब्सक्राइब करें, कमेंट में हमें बताएं कि आपको ये ड्रामा कैसा लग रहा है और कोई और न्यू ड्रामे की फरमाइश के लिए आप कमेंट में हमें ज़रूर बताएं।